हाय बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा ठीक है बच्चे, आज ये एक ही लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप इसमें लिखें, अपनी नोटबुक खोलें बेटा। आप सबसे पहले इसमें लिखें टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला टॉपिक है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। लिखो बच्चे जरा, क्योंकि इस ये जो नोट्स हैं इसमें दिया तो काफी कुछ हुआ है, बट आपको इस चैप्टर को एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है, क्योंकि इसमें से या तो एमसीक्यू आ जाएंगे एक दो, या तो एक 4 मार्क्स का थ्योरी का भी क्वेश्चन बन सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन जो भी आएगा इसमें से वो फ्री के मार्क्स हैं आपके। ठीक है, तो इसमें घर जाके आप प्लीज अगर नोट्स बना लेंगे या इसी में एडिट कर लेंगे तो आपको बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। लिखिए बेटा टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला टॉपिक लिखिए मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला लिखिए बेटा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट लिखिए बेटा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा लिखो बेटा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथा लिखे बेटा डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। पहला मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चौथा डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। बेटा पांचवा लिखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। और आखिर में लिखे बेटा आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। और लास्ट में लिखे बेटा लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस, दोनों एक ही बात है। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? फिफ्थ पॉइंट था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। एक सेकंड, छठा पॉइंट था लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चौथा पॉइंट है बेटा डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस लिख लिया बेटा। ठीक है, अब इन नोट्स में ऐसे तो आपको काफी कुछ दिया हुआ है बेटा, बट आपको सिर्फ यही टॉपिक्स करने हैं। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? तो आइए बेटा जरा देखो, मेरे साथ रीड आउट करो। काफी आसान लिखा हुआ है, मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, जरा देखिएगा। सबसे पहले आपका आ गया मीनिंग, जो यहां से लेकर यहां तक हमें करना है बेटा। बाकी नीचे का कुछ भी पोर्शन आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, आइए देखना बेटा जरा। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होगी बेटा आपकी? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। इज दैट क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। लिखिए, मैं लिखा रहा हूं बेटा। सबसे पहला लिखिए मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लिखिए बेटा सबसे पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला पॉइंट लिखिए बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस is the process of financial statements, is the process of analyzing financial statements. Financial statement analysis is the process of analyzing financial statements which helps in decision making process. Analyzing financial statements which helps in decision making process. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए financial statement consists balance sheet, financial statements consist balance sheet, शॉर्ट में लिख लें एसपीएल। एसपीएल माने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, सच एनालिसिस such analysis helps such analysis helps in taking decisions such analysis help
Such analysis help in taking decisions regarding the operations of the enterprise. Regarding the operations of the enterprise. Is that clear? ठीक है, गॉट इट। आइए बेटा, नेक्स्ट बच्चे आपका टॉपिक है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जरा देखिए बेटा, बेटा अभी जस्ट हमने इससे पहले आपका चैप्टर पढ़ा था टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है कि नहीं है याद? उसके अंदर हमने बेटा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट कंप्लीट किया था कि नहीं किया था? और उसके अलावा बेटा फिर आपका जो ये आखिरी चैप्टर बचा है और वो क्या है, रेशियो एनालिसिस। और हमने ये चैप्टर जो आपका कंप्लीट किया वो था कैश फ्लो स्टेट। आइए बच्चे जरा इसको भी पढ़ते हैं, अगर मुश्किल लगेगा बेटा तो हम इसको फिर अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर मैं आप बच्चों को लिखवा दूंगा। जरा पढ़िए बेटा, कह रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, that is balance sheet and statement of profit and loss account of 2 or more years of the enterprise itself। जब सर आप प्रीवियस ईयर की फिगर्स को करंट ईयर की फिगर्स के साथ कंपेयर करते हैं, क्या बोला जाता है बेटा, कंपैरेटिव एनालिसिस। कह रहा है इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ 2 or more years आर प्लेस साइड बाय साइड अलोंग विद चेंज इन अमाउंट्स, याद करो, विद चेंज इन अमाउंट इन एब्सोल्यूट। क्या मैंने पढ़वाया था आपको बेटा, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज करवाया था कि नहीं करवाया था? लिखो बेटा, मैं लिखवा रहा हूं टॉपिक टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फटाफट लिखेंगे मेरे साथ। लिखो बेटा, पहला आ गया बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। लिखो बेटा, कह रहा है दिस स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में लिखो बेटा, दिस स्टेटमेंट हेल्प्स इन, पहला पॉइंट, दिस स्टेटमेंट हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बैलेंस शीट एंड एसपीएल। This statement helps in comparative study of balance sheet and SPL। दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा इसमें, दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा, इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ या फिगर्स, ऐसे लिखो, इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमा figures of 2 or more years are placed together in comparative statements amount of, सॉरी फिगर्स, अमाउंट नहीं लिखना, फिगर्स लिखना बेटा, फिगर्स ऑफ 2 or more years आर प्लेस्ड टुगेदर टू कैलकुलेट absolute change, calculate absolute change and change in percentage, and change in percentage। क्या बेटा जिन बच्चों ने मेरा ये वाला चैप्टर अटेंड किया था उनको ये दो टर्म्स आई होप अच्छी तरह पता है, एब्सोल्यूट चेंज एंड चेंज इन परसेंटेज, याद है कि नहीं है याद? कौन कौन बच्चा प्रेजेंट उस चैप्टर में हैंड रिटन नोट्स लेकर आया था? मैं 1 2 3 4, हर्षित जी नहीं थे, वंश जी थे, रक्षित नहीं थे आप, आरव एंड अंकित आप दोनों प्रेजेंट थे बेटा? सर मैं था। आरव आप, यस सर। यस ठीक है, सर यस। आइए बेटा, नेक्स्ट लिखो बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट, मैं लिखा ही रहा हूं अब। इतना बड़ा लिख रहे हैं, देखो बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज अनदर, इट इज अनदर टूल which help, it is another tool which helps in analysis of financial statement, which helps in analysis of financial statement, ठीक है, it is another tool which helps in analysis of financial statement। सेकंड पॉइंट बनाइए बेटा, common size statement, common size statement is of two types, common size statements is of two types, that is common size balance sheet and, अब सुनना सुनना मेरी बात, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड, इधर सुनना आप, नेक्स्ट वाली को कॉमन साइज एसपीएल भी बोल सकते हो
और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, बात एक ही। मोस्टली ये लोग यूज करते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो जहां मैं इनकम स्टेटमेंट लिखा रहा हूं ना, वहां पे ब्रैकेट में एसपीएल भी लिख लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे। क्या देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, दैट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, अब बनाओ थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट बेटा आप ना एक चार्ट फॉर्म में बनाओगे। ठीक है, यहां पे लिखना बेटा जरा थर्ड पॉइंट बेस, और इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना बेटा। ठीक है, अब जिन बच्चों ने अब ये वाला चैप्टर किया था, उन्होंने कंपैरेटिव भी करा था मेरे साथ और कॉमन साइज भी किया था। और कॉमन साइज में उनको याद है बेटा कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम बेस किसको मानते थे, और कॉमन साइज एसपीएल में हम बेस किसको मानते। ये दोनों चैप्टर्स एक एक क्लास के हैं, दोनों यूट्यूब पे भी आएंगे, ऐप के ऊपर पे भी ऊपर आएंगे। तो प्लीज इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फ्री के मार्क्स हैं ये, 4-4 मार्क्स के हैं ये चैप्टर्स। समझ गए मेरी बात? ठीक है बेटा, तो नीचे लिखो बेटा सबसे पहले कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट लिखो बेटा। इन केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, इन केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, टोटल ऑफ टोटल ऑफ एसेट, टोटल ऑफ एसेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटी, टोटल इन केस ऑफ कंपैरेटिव, इन केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, टोटल ऑफ एसेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज is taken as base, is taken as base to calculate the change in percentage form. Calculate the change in percentage form. लिखा? याद होगा जिन बच्चों को। अगर बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर बच्चे आप लाइबिलिटी के, अगर आप चेंजेस निकालना चाहते हो लाइबिलिटी के, ठीक है, तो फिर बच्चे हम बेस किसको मान रहे थे, टोटल ऑफ लाइबिलिटी। लेकिन अगर आप एसेट्स के परसेंटेज निकालना चाहते हो, चेंज इन परसेंटेज, तो फिर आप वहां पे किसका टोटल ले रहे थे बेटा, एसेट्स का टोटल। सो बाय एंड लार्ज बेटा बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का टोटल क्या होता है, सेम ही होता है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए दूसरे में लिखिए। यहाँ पे लिखिए बेटा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। लिखा? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट दूसरे एरो के नीचे लिखो बेटा, whereas in case of common size income statement, whereas in case of common size income statement, comma, revenue from operations, revenue from operations, that is total sales, that is net sales, ब्रैकेट में डाल दीजिए, that is net sales, net sales मतलब sales minus sales return। whereas in case of common size income statement, comma, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया बेटा, नेट सेल्स, दैट इज नेट सेल्स, ऐसे ब्रैकेट में लिखे, दैट इज नेट सेल्स। ठीक है, whereas in case of common size income statement, comma, revenue from operations is held as a base, revenue from operations is held as a base, calculate percentage change, to calculate percentage change। अब बेटा एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, उसके लिए आपको मेरा ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पिछला वाला। इज दैट क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट आइए बेटा लिखिए रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट लिखिए बेटा रेशियो एनालिसिस। अब क्योंकि अभी तक हमने ये चैप्टर नहीं किया, इसके लिए मैं आप बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं बेटा। ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। इस चैप्टर के अंदर होता है, एक होता है करंट रेशियो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज करंट रेशियो। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, सपोज करो करंट एसेट आपके दिए हुए 2 लाख के, और करंट लाइबिलिटीज आपकी दी हुई है 1 लाख की। तो ये रेशियो कितने का आ गया, 2:1। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? समझ आता है? अब सुनना मेरी बात। सर ये रेशियो आ क्या रहा है, वैसे तो ये टॉपिक रेशियो एनालिसिस का है, बट मैं आपको ये सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा एक हिंट देता हूँ। सर हमारे पास जो करंट एसेट्स है ना,
उसमें सर हमारा पैसा कितना लगा हुआ है और बाहर वाले का कितना पैसा लगा हुआ है। तो यानी कि सर अगर मेरे पास करंट एसेट्स 2 लाख के हैं तो उसमें सर मेरा पैसा, बाहर वाले का पैसा कितना लगा हुआ है, 1 लाख, और मेरा पैसा कितना लगा हुआ है सर, 1 लाख। दिस इज व्हाट दिस रेशियो इज रिप्रेजेंटिंग। इज दैट क्लियर? गॉट इट? सर इस रेशियो से पता चलता है क्या हमारे पास एडुक्वेट करंट एसेट्स हैं इन ऑर्डर टू पे ऑफ अवर करंट लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? मेरी बात सुनो, एक जो इन्वेस्टर होता है ना बेटा, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी इतनी बड़ी बैलेंस शीट से गो थ्रू करे। सर वो सीधे इन रेशियोज को देखता है। सीधे क्या देखता है वो, इन रेशियोज। दीज रेशियोज एक तरीके से एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं टू एनालाइज एंड टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये एक तरीके से एक शॉर्टकट है बेटा। इज दैट क्लियर? बाकी जब चैप्टर आएगा तब हम इसकी डिस्कशन करेंगे। मेरे को फिलहाल सिर्फ मतलब किसका समझाना था, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन का। लिखो बेटा, रेशियो एनालिसिस लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। लिखो, रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ratio is an arithmetical expression which represents the relationship which represents the relationship between which represents the relation between two related components of financial statement between two related components of financial statement. Is that clear? Got it? नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल लिख दो। अब सुनना मेरी बात। मैंने आपको क्या बताया सर, ये एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि किसको बेटा यहाँ पे कन्वे कर रहा है, रिलेशन को। रिलेशन किसके बीच में सर, आपके रिलेटेड कंपोनेंट्स। क्या करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं कि नहीं है बेटा? प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ये 2:1 के नीचे लिखो बेटा, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। ये रेशियो ही आपका अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। और करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज के नीचे लिखो बेटा, टू रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है बेटा आपकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो है। एग्री करते हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा। आइए चले आगे। शैल आई मूव अहेड? चलो बेटा, लिख लिया। टू रिलेटेड कंपोनेंट्स लिख लिया, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिया बेटा। ठीक है, किरत जी नोटेड, अंकित जी नोटेड, जी आरव सर। नोटेड। ठीक है, चलो आओ बेटा, नेक्स्ट लिखो है लास्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़ा ही आसान है। ये देखो बेटा, ये आपको यहीं से समझ आ जाएगा। देखना बेटा, सारे बच्चे स्क्रीन पे। कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, क्लासिफाई अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। It shows the source from which cash is received and the purposes for which it is utilized. Is that clear? Got it? लिखो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके आगे लिखो बेटा रेफर क्वेश्चन नोट्स, रेफर क्वेश्चन नोट्स। पेज कौन सा है, तीसरा कि दूसरा पेज है बेटा इसका? दूसरा। लिखो रेफर क्वेश्चन नोट्स, पेज सेकंड बेटा। क्लैरिटी है बेटा? एक को फिर मैं आगे बुला लूंगा, तुम दोनों वैसे आपस में बैठते हो बड़ी बातें करते हो। जी जी। अच्छा अच्छा, चलो आओ बेटा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखो बच्चे, नेक्स्ट लिखो यार। नेक्स्ट लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इसके अंदर बेटा, इसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये पेपर में कई बार आया है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। ये है आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पता, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये है टाइप्स। किस किस तरीके आप एनालिसिस कर सकते हो बेटा। पहला देखो बेटा,
एक्सटर्नल और इंटरनल बड़ा आसान है, बुक के अंदर से ही आप यहां से करेंगे, नोट्स में से ही देखना बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड। भाई ध्यान से मेरी बात सुनो, एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करेगा सर? वो इंसान जो कंपनी में क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट। सो इट इज बेसिकली डन बाय द आउटसाइडर, आउटसाइडर माने इन्वेस्टर। सो एक्सटर्नल एनालिसिस क्या लिखा है, इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। भाई किसी आउटसाइडर को कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का राइट होगा सर? नहीं होगा। And therefore have to depend on published accounts, that is statement of profit and loss and balance sheet। सर कंपनी के केस में ना मैं आपको बताता हूँ, कंपनी को अपने हर साल की एसपीएल और बैलेंस शीट को अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ता है, और आपके फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में भी अपलोड करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कौन सा हो गया? द इकोनॉमिक टाइम्स। इज दैट क्लियर? इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर दुनिया भर की कंपनीज की बैलेंस शीट आई होती है और एसपीएल आया होता है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है सर? या तो क्या करेगा, पब्लिश्ड अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर डायरेक्टर्स कौन से हो गए, कौन हो गए? कंपनी के टॉप लेवल एम्प्लॉइज। ऑडिटर कौन हो गया सर? प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएम। क्या करेगा सर? कंपनी के अकाउंट्स को क्रॉस चेक करेगा और फिर इन्वेस्टर को बताएगा कि हाँ भाई कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक तरीके चल रहा है। ये ऑडिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़े लेवल का कॉन्सेप्ट है, या तो प्रोफेशनल कोर्सेज में बच्चा पढ़ता है या तो बीकॉम पे पढ़ता है बच्चा। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज मेड बाय इन्वेस्टर, आउटसाइडर, क्रेडिट एजेंसीज आउटसाइडर, गवर्नमेंट एजेंसीज आउटसाइडर, एंड रिसर्च स्कॉलर्स दैट इज अगेन आउटसाइड। लिखवाने की जरूरत है एक्सटर्नल एनालिसिस? हरमन जी हो जाएगा, लिखो बेटा। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया, पहला लिखो बेटा एक्सटर्नल एनालिसिस। रेफर क्वेश्चन नोट्स पेज नंबर 2, रेफर क्वेश्चन नोट्स पेज नंबर 2 बेटा। आइए बेटा, लिखो बेटा इंटरनल, इंटरनल एनालिसिस। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चे ध्यान से देखो बेटा, इंटरनल एनालिसिस देखना बेटा, प्लीज फोकस करें। कह रहा है इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट, बट ऑब्वियसली सर वर्ड ही इंटरनल है, तो ये एनालिसिस कौन कैरी करेगा? मैनेजमेंट खुद। टू नो द, सर क्या जानने की कोशिश करेगी? फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गन। आप वही लाइन टेप देना यहाँ पे, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? कह रहा है द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सच एनालिसिस इज दैट द मैनेजमेंट हैज एक्सेस टू all the information of the enterprise, therefore the analysis is more detailed, extensive and accurate। is that clear? Got it? लिखो बेटा internal analysis, refer question notes page number 2। आइए बच्चे लिखो, हॉरिजॉन्टल लिखो बेटा। अच्छा हॉरिजॉन्टल का एक और नाम लिखो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के साथ ब्रैकेट में लिख दिए डायनामिक। इसको डायनामिक भी बोलते हैं बेटा। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टेबल, एक जगह रुक गया बेटा। ठीक है, स्टेशनरी, एक जगह रुक गया आपका। ठीक है, सुनना बेटा, आपका बच्चे वर्टिकल देखो। हॉरिजॉन्टल क्या होता है बेटा? ये टाइम सीरीज एनालिसिस है। मतलब ये एक पर्टिकुलर, ये ऐसा नहीं करेगा कि सर एक प्रीवियस ईयर की फिगर उठा ली। इन शॉर्ट, बड़ा अगर आसान आपने मतलब जानना है बेटा, किसी लेमैन को समझाना है, तो सर अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंपैरिजन कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल एनालिसिस। लेकिन सर अगर आप नंबर ऑफ फिगर्स को ले रहे हो बेटा, प्रीवियस ईयर पिछले बहुत सालों की आप फिगर्स ले रहे हो, सो दैट करंट ईयर में आप डिसीजन ले पाओ, जब आप मल्टीपल फिगर्स को कंसिडर करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या फिर डायनेमिक एनालिसिस। सिंपल सरल भाषा। इज दैट क्लियर? तो लिखो बेटा, लिखो दिस एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में लिखिए बेटा, या ऐसे लिखिए इन दिस केस analysis of financial statement, analysis of financial statement is carried for a number of years. In this case, comma, analysis of financial statement is carried for a number of years। Is that clear? Got it? ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा, इट इज ए टाइम सीरीज एनालिसिस, कि मल्टीपल डेटा लिया ना बेटा आपने,
सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इज ए टाइम सीरीज एनालिसिस। थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, इट शोज कंपैरिजन ऑफ, इट शोज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। कंपैरिजन किसका हो रहा है बेटा? कंपैरिजन किसका हो रहा है, फाइनेंशियल का या नॉन फाइनेंशियल डेटा का? अरे एक बच्चा तो बोलो, कंपैरिजन किसका हो रहा है, फाइनेंशियल डेटा। तो लिखो, इट शोज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा बिटवीन chosen base year, between chosen base year and several previous years. Between chosen base year, between chosen base year and several previous years. Is that clear? Got it? ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए बेटा इसमें, इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल फॉर, इट इज यूजफुल फॉर analysis and planning. It is useful for analysis and planning for long term, फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने तो वर्टिकल के पास चले जाओ, अगर लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने तो फिर किसके पास चले जाओ, हॉरिजॉन्टल के पास। ठीक है, लिखो बेटा नेक्स्ट, वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, लिखो बेटा वर्टिकल एनालिसिस, लिखो इन दिस, अच्छा इसका आगे एक और इसका साइनोनियम लिखिए बेटा, स्टैटिक। ब्रैकेट में लिखिए बेटा स्टैटिक। ठीक है, लिखिए बच्चे। भाई प्लीज मेरी बात सुने, जैसे ही मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला खत्म हो जाए, 3 दिन लगेंगे मेरे को, मैं वापस से अब रिवीजन सीरीज पे आ जाऊंगा, और अब की बारी आपकी जो रिवीजन सीरीज चलेगी, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब क्योंकि मेरा रेशियो एनालिसिस 4 मार्क्स का रह गया, अब मैं आपकी रेशियो, जो रेशियो एनालिसिस वो सिर्फ 4 मार्क्स का आता है आपके पेपर में। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए आपकी रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सुन लो बेटा मेरी बात, मंडे टू फ्राइडे चलेगी अब रिवीजन, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे क्या होगा, टेस्ट। जो मैंने आपको उस हफ्ते में कराया है मैं टेस्ट लूंगा। संडे को आई विल बी टेकिंग बिजनेस स्टडीज। इज दैट क्लियर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म करके तो इसके बाद अगला चैप्टर है। ठीक है, फिर मैं बीच में कहीं आपको टाइम मिलेगा तो रेशियो एनालिसिस करवा दूँ। इज दैट क्लियर? गॉट इट? रेशियो एनालिसिस चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी वेटेज सिर्फ 4 मार्क्स की है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप पिछले 10 सालों का ट्रेंड उठाएंगे, 4 मार्क्स का ही आया है। जैसे तृतीय का पेपर हो गया, और किसी का पेपर हुआ जिसमें रेशियो एनालिसिस आया, कितने मार्क्स का था? 4 नंबर का। और में आया था किसमें? और में आया था, चॉइस किसके साथ थी उसकी? अच्छा, इंटरनल चॉइस थी, रेशियो एनालिसिस में ही इंटरनल चॉइस दी हुई थी आप। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने बेटा, जो आपका पिछला चैप्टर मैंने कराया ना, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी चॉइस आती है आप, लेकिन उसमें भी इंटरनल चॉइस आती है। कैसे आएगा? एक क्वेश्चन देगा उसमें बोलेगा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, दूसरा क्वेश्चन और वाला देगा उसमें बोलेगा कॉमन साइज, आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना के दो। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। आइए बच्चे देखिए जरा, अब इसमें लिखिए बेटा वर्टिकल, या ब्रैकेट में लिखिए स्टैटिक एनालिसिस बेटा। आज मेरी आपकी क्लास के बाद ही छुट्टी है, 11th वालों का टेस्ट है, मैंने आराम से बैठना है। चलो आओ बच्चे, लिखो बेटा, दिस एनालिसिस इन दिस केस, इन दिस केस एनालिसिस इज डन, एनालिसिस इज डन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फाइनेंशियल डेटा भी लिख सकते हैं आप। इन दिस केस एनालिसिस इज डन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल डेटा ऑफ 1 ईयर ओनली, ऑफ 1 ईयर ओनली। सेकंड सेकंड पॉइंट लिखे बेटा इसका, सेकंड पॉइंट लिखे, कह रहे रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस is an example, ratio analysis is an example of this type of analysis.
is an example of is an example of this analysis, is an example of vertical analysis. आइए बेटा, थर्ड पॉइंट लिखें, दिस एनालिसिस इज मोर मीनिंगफुल, is more meaningful to compare the performance. This analysis is more meaningful compare the performance of several departments of an enterprise. Several departments of an enterprise. एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, सिंपल है, इजी लिखवा दिया। ठीक है बेटा, अब सुनना मेरी बात। सर नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, एक पूरा पेज, मेरे को पूरा पेज चाहिए उस टॉपिक के लिए, आपके लिए ठीक है। लिखो बेटा टॉपिक का नाम डिफरेंस बिटवीन, जी बेटा स्पाइरल, बच्चे आपकी वाली स्पाइरल मैंने वो दे दी हर्षित को। अब आपकी वाली स्पाइरल का मैं ऑर्डर दे देता हूँ। ठीक है बेटा, चलो। हाँ अगर लेनी तो ले लो, मैंने वैसे भी एक स्पाइरल का ऑर्डर एक का, और किसी बच्चे ने पैसे दिए और उसको स्पाइरल मिली हो, एक्सेप्ट हर, आपने लेनी है अभी, आपने पे नहीं किया, ठीक है। और कोई बच्चा, कोई पेंडिंग स्टूडेंट, विशेष वो दे दी, रक्षित और अयान दोनों को दे दिया आपने, ठीक है। फिर आई थिंक सर मैंने भी पे कर दिया था आपको। आपने पे कर दिया, अरब आपको भी नहीं मिली, चलो ठीक है, ठीक है बेटा। चलो आओ बच्चे, लिखो जरा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। आप ये मान के चलो कि ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन बड़े मजे से आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। क्या मैंने आप बच्चों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ऊपर समझा दिया? इसके आगे ब्रैकेट में लिखिए ऑन ओन। बन जाएगा अब कि नहीं बनेगा ये? 3 3 पॉइंट लिखाए हैं, ये है आपके पास सारा। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा है। तो आपसे पॉइंट अगर आपको लगता है 3 पॉइंट्स ऊपर से बन जाएंगे, 2 पॉइंट और यहां से निकाल लीजिएगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, चलो आओ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा। जी बच्चे, पूरा फॉर्म वो मैंने उसमें लिख दिया बेटा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया मैंने, वो मैंने आपको वहीं पर बता दिया था पिछले वाले चैप्टर में ही, आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, इंट्रा और इंटर वाला कंपैरिजन दोनों लिखा हुआ है आपके वहां पे, ठीक है। आ जाओ बच्चे, देखो ये मैंने, ये वाला विशेष बोल रहा है इंट्रा फर्म एनालिसिस, इंटर फर्म एनालिसिस, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर के हैंड रिटन सोल्यूशन नोट्स दिए हैं ना, उसके अंदर इंट्रा फर्म एनालिसिस और इंटर फर्म एनालिसिस लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, नोट्स की हार्ड कॉपी निकलवाइएगा और सामने टॉप चैप्टर चलाइएगा, वो वीडियो चलाइएगा, आराम से आपको समझ आ जाएगा। आज तो, कल डलेगा गुडविल का पहला, फिर दूसरा, थर्ड, आज कौन सा डे है बेटा? नहीं नहीं, मंडे है आज बच्चे, ये आएगा वेडनेसडे को। जो कंपैरेटिव वाला है ना आपका, जो है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो वेडनेसडे को यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यूट्यूब से करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपकी ऐप पे आज रात तक आ जाएगा, अगर नहीं डला है अब तक, जहां तक मेरे को लगता है कि डल चुका है ये ऐप के ऊपर, ठीक है। चलिए, बट प्लीज मेक श्योर आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए मेरे सोल्यूशन नोट्स की। इज दैट क्लियर? चलो आओ बेटा। कौन सी बेटा? नहीं ये मेरी राइटिंग नहीं है बच्चे, ये मैं बच्चों को बेसिकली लिखवा रहा था। मेरी एक स्टूडेंट थी बृंदा, शी इज डूइंग सीएमए राइट नाउ विद मी, उसने ये सारा लिखा हुआ था, लिखवाया मैंने ही था, ठीक है। चलो आओ बेटा, आइए बच्चे, देखिए जरा बेटा, को बच्चे यहाँ पे लिखे बेटा, लिखिए बच्चे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जल्दी लिखे बेटा। इसके बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, आपका 3 दिन में यार फाइनेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद आपका ज्यादा नहीं रह जाता है सिलेबस, मेजर कैश फ्लो स्टेटमेंट तक ही होता है आपका। चलिए, सीएफएस तो मुश्किल है, वो करेंगे रिवीजन सीरीज में दोबारा से। रिवीजन आपके जो 10 क्वेश्चंस रह गए ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के, दैट आई विल बी टेकिंग इन रिवीजन सीरीज, ठीक है। आ जाओ बेटा, तो देखो बेटा पहला पॉइंट देखो, जरा देखते हैं, अगर यहाँ पे आसान लिखा है तो यहाँ से करेंगे, अदरवाइज मैं लिखवाऊंगा, ठीक है बेटा। आ जाओ, कह रहा है असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। सर कंपनी की प्रॉफिट को एसेस करने के लिए वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। तो पढ़िए सर,
Here on the basis of financial statement analysis, the earning capacity of an enterprise can be assessed. In addition, the earning capacity of the enterprise in coming years may also be forecast. सर कल को कितनी होने वाली वो भी आप क्या कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो. All the external users of financial statements, especially investors, are interested in earning capacity and forecasting. Is that clear? Simple है, मुश्किल तो नहीं है. लिखवाऊं ये का ना? चलो आ जाओ बेटा. सेकंड पॉइंट देखो, कह रहा है असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी. आपके एम्प्लॉइज किस तरीके काम कर रहे हैं वो भी आप यहां से जज कर सकते हो. कह रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज where the managers have been efficient and the areas where they have been inefficient. For example, by using financial ratios. Financial ratios मतलब ratio analysis. It is possible to analyze relative proportion of production, administrative and marketing expenses. लिखिए बेटा, फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए लिखिए, रेफर क्वेश्चन नोट्स पेज नंबर 1 2 3 3. लिखो बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. उसमें पहला पॉइंट असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी. रेफर क्वेश्चन नोट्स पेज 3. रेफर क्वेश्चन नोट्स पेज 3. अब सेकंड वाला लिखिए बेटा, असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी. लिखो बेटा, लिखिए बेटा, असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी. असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी. तो लिखिए बेटा, पहला पॉइंट, financial statement analysis. Financial statement analysis helps to ascertain the efficiency and inefficiency of managers. To help the financial statement analysis helps to identify the efficiency and inefficiency of managers. दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, this can be done this can be done with the help of this can be done with the help of financial ratios. ब्रैकेट में लिखो रेशियो एनालिसिस. This can be done with the help of financial ratios. ब्रैकेट में लिखिए बेटा रेशियो एनालिसिस. तीसरा पॉइंट लिखें, any unfavorable variation can be identified. Any unfavorable variation can be identified and therefore comma necessary steps can be taken. Is that clear? ठीक है. अब मेरी बात सुनो बेटा. सर कि ये इसमें ना पॉइंट्स कुछ आ गए रेशियो एनालिसिस के, वो मैं आपको ज्यादा अभी समझा नहीं सकता, लेकिन रेशियो एनालिसिस बेटा आपको इसमें भी हेल्प करते हैं. सर अभी देखो, एक मैंने आपको रेशियो कराया करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. तो सर मेरे पास, ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, मेरी करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 1 लाख, और करंट एसेट्स कितने हैं बेटा, 2 लाख. अब सर ये क्या, यहाँ पे ये क्या कन्वे कर रहा है कि सर 2 लाख में ओनर्स फंड्स कितने हैं बेटा, 1 लाख के. और सर बोरोड फंड्स कितने के हैं, अरे बोरोड फंड्स कितने के हैं, वो भी 1 लाख. इज दैट क्लियर? तो सर अगर आज कंपनी का बिजनेस ठप पड़ जाता है, बंद हो जाता है, still we have the borrowed funds of rupees 1 lakh which are sufficient enough to repay the borrowed funds. Is that clear? Got it? अब सपोज करो सर यही हो जाता है सर 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख. तो सर फिर आपके borrowed funds कितने हैं बेटा, 1 लाख के, और ओनर्स फंड्स कितने के हैं, 50. तो सर क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आज बिजनेस ठप पड़ गया तो सर हम यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज को विद द हेल्प ऑफ ओन फंड्स हम रीपे नहीं कर पाए. इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? तो बेटा हमेशा बोला जाता है कि करंट रेशो के केस में जो सबसे अच्छा जो न्यूट्रल रेशो है दैट इज 2:1. कि सर आपके करंट एसेट्स आपके करंट लाइबिलिटीज के कितने होने चाहिए सर, 2 गुना. समझ आता है पॉइंट बेटा? अगर 50, देखो ना यार, अगर ये 1.5 लाख होगा तो फिर इन दैट केस बोरोड फंड्स कितने के हो गए, 1 लाख के. ओनर्स फंड्स कितने के हो गए, 50. अगर बिजनेस ठप पड़ गया, बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, तो सर क्या हम विद द हेल्प ऑफ ओनर्स फंड्स बोरोड फंड्स को रीपे कर पाएंगे, नहीं रीपे कर.
सर ये रेशियोज आपको क्या हेल्प कर रहे हैं, आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को भी जानने में हेल्प कर रहे हैं। सॉल्वेंसी का मतलब दैट वी हैव सफिशिएंट इनफ टू रीपे अवर लाइबिलिटी, और इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हो गया, we don't have the sufficient funds to repay our liability. This is the meaning of solvency and insolvency. Is that clear? तो आप मेरे साथ जरा पढ़ो। देखो बेटा, कह रहा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ एन एंटरप्राइज can be assessed on the basis of financial statement analysis। और financial statement analysis में भी particularly किसकी मदद लेंगे हम, रेशियो एनालिसिस। कह रहे क्रेडिटर्स और सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड टू नो द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइज। क्यों, क्योंकि सर उन्होंने आपको माल किस पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है, वो तो जानना चाहेंगे कि आप सॉल्वेंट हो या फिर इनसॉल्वेंट। दैट इज इट्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। जबकि वेंचर होल्डर्स ने और लेंडर्स ने आपको पैसा कौन से बेसिस पे दिया है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो वो क्या जानना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता, समझ आता है कि नहीं समझ आता? ठीक है, तो लिखो बेटा थर्ड पॉइंट, फटाफट लिखवा रहा हूं मैं आपको। वैसे ये तो आसान ही है, यहीं से हो सकता है कि नहीं हो सकता। लिखो बेटा थर्ड पॉइंट, असेसिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, रेफर क्वेश्चन नोट्स पेज 3-4। असेसिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, भाई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कौन चेक करना चाहेगा, आपकी क्रेडिटर्स, सप्लायर्स जिन्होंने माल सप्लाई किया है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कौन चेक करना चाहेगा, आपकी डिवेंचर होल्डर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने आपको पैसा किस बेसिस पे दिया है, लॉन्ग टर्म बेसिस। क्लैरिटी है कि नहीं है? ठीक है, असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज, पेज 3 और 4 के ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखना बेटा, ये वही आ गया इंटरफर्म कंपैरिजन, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है बेटा। ठीक है, जब एक फर्म का, जब आप डेटा लेते हो बेटा अपनी फर्म का, अपनी कंपनी का, और उसको कंपेयर करते हो दूसरी कंपनी के फिगर्स के साथ, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरफर्म कंपैरिजन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इंटरफर्म कंपैरिजन becomes easy with the help of financial analysis. It helps in assessing their own performance as well as that of others। और ये कब आप चेक करना चाहोगे, जब सर एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, मर्ज कर रही है, टेक ओवर कर रही है। इज दैट क्लियर? बेटा एक्विजिशन आपका, हाँ एक्विजिशन आपका एक तरीके से टेक ओवर ही हो, एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज टेक ओवर। और मर्जर में क्या हुआ बेटा, कि वो कंपनी जो है अब आपकी कंपनी में क्या हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है, बट अभी भी मर्जर में क्या होता है बेटा, अभी भी वो अपना बिजनेस क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, बट एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ योर्स। लेकिन एक्विजिशन टेक ओवर में क्या होता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या आकाश आज भी, क्या आकाश आज भी ऑपरेट कर रहा है बाईजूस के अंडर, आकाश आज भी क्या कर रहा है, बाईजूस के अंडर ऑपरेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मर्जर। दैट क्लियर? आप देखना जितने भी आप आकाश की जो होर्डिंग्स देखते हो बेटा, उसके नीचे लिखा होता है ए यूनिट ऑफ बाईजूस, दैट इज कॉल्ड एज मर्जर। जी क्या पूछ रहे हो आप? वोडाफोन और आइडिया जो है बेटा आपका मर्ज होके, हाँ उसमें मर्जर वो होता है बेटा अमेलगमेशन, दैट इज कॉल्ड एज अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब हुआ कि दो, एक कायस्था की कंपनी और एक अश्विन की कंपनी, इन दोनों की कंपनीज मिलके हमने एक सी कंपनी बना ली, दैट इज कॉल्ड एज आपका अमेलगमेशन। इज दैट क्लियर? समझ आया? ठीक है बेटा, इंटरफॉर्म कंपैरिजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उससे एक नई तीसरी कंपनी बना ली ना। आप टेक्निकल नो हाउ ले आए, मैं सारा फंड्स ले आया बेटा, तो हमने दोनों को मिलके एक नई कंपनी जो है स्टार्ट कर ली। ठीक है चलो आओ बेटा। अच्छा बेटा इंटरफॉर्म, बच्चे ये जरा फैन चला, गर्मी लग रही है। इंटरफॉर्म कंपैरिजन हो जाएगा, लिखो बेटा चौथा पॉइंट, बेटा वही लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट है इसका। लिखो बेटा इंटरफॉर्म कंपैरिजन, रेफर क्वेश्चन नोट पेज नंबर 4, जल्दी लिख लो। हाँ जी बेटा, क्या हुआ है, हुआ है ऐसा, डिज्नी और जियो का? कुछ नहीं बताया यार, जियो का तो अलग है, जियो सिनेमा, जियो ने एक्वायर कर लिया हॉटस्टार को। अच्छा, तो इज इट वर्किंग स्टिल वो डिज्नी हॉटस्टार एज ए,
जियो हॉटस्टार बन गया वो बच्चे एक तरीके से फिर आपने एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर ली ना, वो तो अब उनके कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना पड़ेगा। अब मुझे क्या पता कि वो एज अ सेपरेट एंटिटी है कि नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको मीनिंग बता रहा हूँ ना, अमालगमेशन क्या होता है, मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है। नेक्स्ट लिखो बेटा, ये पॉइंट मैं लिखाऊंगा। लिखो फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट्स, जल्दी लिखो। फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट्स। बेटा क्या ये एनालिसिस फोरकास्टिंग में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको एक बजट प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? हाँ जी भाई, मेरी बात सुनो। सर हमें पता चला, इधर देखो, इधर देखो। सर हमें पता चला, सर हमारा करंट रेशियो तो आ रहा है 1.5:1। मतलब सिचुएशन क्या है सर, कि करंट एसेट कितने के है बेटा आपके? कितने के करंट एसेट है आपके? 1.5 लाख के, जिसमें से ओनर्स फंड्स कितने के हैं? सिर्फ 50। तो क्या सर अब आप एक बजट बनाओगे और उस बजट के अनुसार चलोगे ताकि ये सिचुएशन क्या हो जाए, ओवरकम हो जाए? तो ये एनालिसिस आपको फोरकास्टिंग प्लस बजटिंग दोनों में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो लिखो फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट। लिखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस helps in helps in forecasting future, helps in forecasting future। आइए बेटा, सेकंड पॉइंट लिखिए। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ, या ऐसे लिखो बाय एनालाइजिंग, ऐसे लिखो प्लीज सेकंड पॉइंट, बाय एनालाइजिंग the past profit of the company, by analyzing the past profit of the company, by analyzing the past profit of the company, comma, forecasting of profit, forecasting of profit of next year can be done। फोरकास्टिंग क्या लिखा है मैंने यार, फोरकास्टिंग ऑफ फोर ऑफ नेक्स्ट ईयर कैन बी डन। इज दैट क्लियर बेटा? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर कैन बी डन। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स, it also helps in preparing budgets, it also helps in preparing। अच्छा तो बेटा इसमें हमने कितने पॉइंट्स कर लिए हैं? 5 पॉइंट्स हो गए ना, मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट टॉपिक लिखिए बेटा, लिमिटेशंस। लास्ट टॉपिक लिखे बेटा, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये सारा यहीं से कवर अप होगा। लिखो बेटा, लिमिट, बस एक रीडिंग करवानी है आप बच्चों को, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें देखना ये पेज नंबर कौन सा है, मैंने पेजेस नहीं इसमें मार्क करवाए हैं, 1, 2, 3, नहीं लिखा हुआ बेटा, 4, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है बेटा। लिखो बच्चे, लिखो बेटा, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेफर, रेफर क्वेश्चन नोट्स पेज 5, 6, रेफर क्वेश्चन नोट्स पेज 5, 6। इज दैट क्लियर? रेफर क्वेश्चन नोट्स पेज 5, 6। आइए बेटा देखना जरा, देखना जरा बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है हिस्टोरिकल एनालिसिस। अच्छा आओ बेटा जरा, हर्षित जी उठो बच्चे, आओ बेटा 2 मिनट, बस 2 मिनट, 2 मिनट के लिए आओ। बस आ जा, आ जा बस, फिर वापस जुड़ जाना आपस में दोनों। नोटबुक भी सर ले लें आप, ठीक है? आइए बेटा, चलो आप जो कपल बनते जा रहे हैं ना दोनों, अलग बैठना बड़ा जरूरी है। आइए बेटा, लड़की ये है बेटा, क्या फर्क पड़ता है बच्चे, लीगल है, ठीक है ना? आ जाओ बेटा, चलो देखो बेटा, मेरे को जान बच्चे, ये तो मैं इंडियन सिटीजन हूँ, इसमें तो मैं पढ़ाता भी लॉ हूँ ना बेटा, प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाता भी लॉ हूँ। आइए, चलिए बेटा देखिए जरा क्या बोल रहा है बेटा। ये जितने भी एनालिसिस करता है उसके लिए फिगर्स कौन सी ले रहा है बेटा, पास्ट फिगर्स। तो कह रहा है ये जो एनालिसिस है ना, ये सारे हिस्टोरिकल एनालिसिस है। पढ़िए जरा, कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ए हिस्टोरिकल एनालिसिस, इट एनालाइज व्हाट हैज हैपेंड टिल डेट, अब तक जो हुआ है ये सिर्फ उसी को एनालाइज करता है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर, पर्संस लाइक शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द लाइकली पोजीशन इन फ्यूचर। इज दैट क्लियर? आसान है। आओ बेटा नेक्स्ट, कह रहा है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, मतलब इन शॉर्ट सरल भाषा में कह रहा है इन्फ्लेशन को कंसिडर ही नहीं करता।
इन्फ्लेशन को, और ये फैक्ट है, अकाउंटिंग जो है आपका इन्फ्लेशन के फैक्टर को कंसिडर ही नहीं करती। सर वो कैसे? आओ मेरी बात सुनो। सर अगर आप बच्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट याद हो, उसके अंदर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, विद पीएफडी भी पढ़ा था, विदाउट पीएफडी भी पढ़ा था, अगर आप बच्चों को याद हो। याद है कि नहीं है याद? ठीक है। अब बेटा हम बोल रहे हैं कि सर जो आपका एसेट बिक गया, उसके लिए एक सेपरेट मशीन डिस्पोजल अकाउंट हम बनाते हैं। याद है आप बच्चों को कि नहीं है? अब बेटा ये जो मशीन डिस्पोजल अकाउंट हम बना रहे हैं, इसके अंदर हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। यार जो 5 साल पहले हमने एक पार्ट खरीदा, क्या उसकी भी वैल्यू 5 साल के बाद 1 लाख की ही होगी? इट विल नॉट बी पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो यही बोल रहा है, कह रहा है क्योंकि अकाउंटिंग जो है बेटा आपका इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को कंसिडर करता ही नहीं है, तो ये एनालिसिस भी विदाउट, ये जो आपका एनालिसिस है, इट इग्नोर्स योर प्राइस चेंजेस। इज दैट क्लियर? पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है प्राइस लेवल चेंजेस एंड परचेसिंग पावर ऑफ मनी आर इनवर्सली रिलेटेड। ध्यान से दोबारा पढ़ना। प्राइस लेवल चेंजेस एंड परचेसिंग पावर ऑफ मनी आर इनवर्सली रिलेटेड बेटा। तो दोनों जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। सर 1 साल पहले अगर कोई शर्ट 100 रुपए की आ रही है बेटा, तो सेकेंड ईयर बेटा वही शर्ट आपकी कितने की हो जाएगी बेटा? 150 रुपए की या 200 रुपए। तो क्या हो रहा है? प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, बट मनी अपनी परचेसिंग पावर क्या कर रही है? लूज कर रही है। बेटा पहले 100 रुपए में आती थी एक शर्ट, अब वही शर्ट कितने में आ रही है आपकी? 150 रुपए में। तो ऐसा बोले था मनी इज लूजिंग इट्स परचेसिंग पावर। इज दैट क्लियर? आइए, बाकी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मेरे से ज्यादा बेटर जानते हैं बेटा आप बच्चे तो, है ना? चलो आओ बेटा। देखो यस भी बोल रहा है ये। देखिए बेटा नेक्स्ट कह रहा है चेंज इन द प्राइस लेवल मेक्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर इनवैलिड। क्या बोल रहा है? ए चेंज इन द प्राइस लेवल मेक्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप इसको कर लो बेटा, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनवैलिड। सर क्यों इनवैलिड? बिकॉज अकाउंटिंग जो है प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर ही नहीं कर, बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इग्नोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? बस यहां से ये काटा पीटी करनी है, ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर, ये काट देना। इज दैट क्लियर? हो जाएगा। चलो, अरे कहाँ कहाँ, दो थोड़ा है बेटा, 5 करना है यार, क्या कर रहे हो? आओ बेटा। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? जी कौन है? जी बेटा। बेटा देख, एक तो रीवैल्यूएशन जो है वो हर समय बनता नहीं है, ठीक है? वो आपका स्पेसिफिकली कब बन रहा था? जब आपका रेशो चेंज हो रहा था, ठीक है? तो यहां पर देख हम बात कर रहे हैं बेटा कि क्या हर वक्त, क्या हर साल हम प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम तो देखो कैसे दिखा रहे हैं, मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना। सर मशीन की वैल्यू हम बोल रहे हैं जी 10 लाख है, वो डेप्रिशिएट होगी, हम अपनी बुक्स में वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं? 9 लाख। आज मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हुई पड़ी है सर? 11। या हो सकता है वाइस वर्सा। सर वैल्यू हो सकता है उसकी कितनी हो गई हो? 7 लाख, हम अभी भी कितने दिखा रहे हैं? 9 लाख। सर आज जिस वैल्यू, इस प्रोडक्ट की वैल्यू 7 लाख है, आप 9 लाख दिखा के एनालिसिस कर रहे हो, तो वो एनालिसिस क्या होगा? इनवैलिड ही होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाओ बेटा। देखो जी, सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली। एग्री करते हो बेटा? कह रहा था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर्ड। यानी कि सर सबसे बड़ा रिसोर्स, क्योंकि कौन सा है बेटा? आपका ह्यूमन बीइंग, उसको जो है ये कंसिडर ही नहीं कर। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है बेटा। लेकिन क्योंकि सर रिक्लाइनर लगा दें आपके लिए, मेरे को लग रहा है बेटा, बेड ही लगा दूं सर, और अंगूर भी बेटा दे देते हैं, कुछ 2-3 डांसर्स भी सामने अगर है ना, मैं हर्षित अखिलेश हम तीन ही नाच लेंगे बेटा, है ना? अच्छा नहीं लगेगा? फिर तू भी जैसे ये, फिर जैसे तू भी लेट रहा है ना बेटा, वो भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, अब उसने तेरे को अगर बिना पत्तों के भी नचा दिया फिर ठीक है। चलो आओ बेटा, तू साइज पे ना जा बेटा उसके। आइए देखिए जरा चलिए, आइए बेटा, देखिए जरा क्या बोल रहा है। तो सर ये सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को क्या करता है? इग्नोर करता है। लास्ट, तो भाई लिखवा दूं तुमको ये, क्योंकि तुम घर जाके नहीं लिखने वाले, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, ये तो मेरे को पता है कि तुम बच्चे लिखने नहीं वाले, तो एक हो गया पॉइंट दो। तीसरा ये पॉइंट करे बेटा। चौथा पॉइंट आप ये वाला करे, कह रहा है नॉट फ्री फ्रॉम बायस।
बायसनेस से ये फ्री नहीं है। सर क्यों? क्योंकि मेरी बात सुने बेटा, आपकी जो ये एनालिसिस है ये कौन कर रहा है बेटा? सर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कर रहा है बेटा, ठीक है। अब सर आप जरा पहले पढ़े बेटा, क्या बोल रहा है? कह रहा है इन मेनी सिचुएशंस द अकाउंटेंट हैज टू मेक ए चॉइस आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। कह रहा है चॉइस इन द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसको छोड़ो अभी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपका बात का टॉपिक है, अभी आप छोटे बच्चे। और चॉइस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन चूज करो या फिर रिटर्न डाउन चूज करो। सिंस द सब्जेक्टिविटी इज इनहेरेंट इन पर्सनल जजमेंट, अभी उसकी ये पर्सनल जजमेंट है ना बेटा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयरफॉर नॉट फ्री फ्रॉम बायसनेस। इज दैट क्लियर? गॉट इट? बट बच्चे जो उसको सही लगेगा वो चूज कर लेगा, ठीक है। तो बेटा जो एनालिसिस हुए हैं वो आपके अकाउंटेंट की इंक्लिनेशन के अनुसार हुए हैं, तो आप कभी नहीं कह सकते कि एनालिसिस क्या है, फ्री फ्रॉम बायसनेस। इज दैट क्लियर? लास्ट करिए बेटा आप, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, या इससे बेटर है सबसे बेस्ट पॉइंट, विंडो ड्रेसिंग। सर वैल्यू है आपकी 1 लाख की, आपने एक जीरो और लगा दिया। आपने क्या कर दिया? एक जीरो और लगा दिया। इसको ये क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। और आपके दिल्ली के जो सीएम है वो क्या बोलते हैं? जीरो। जीरो सीटें आ रही है बीजेपी की ठीक है। आइए बच्चे तो जरा पढ़े, आपके 5 पॉइंट यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, 5 पॉइंट से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ ए फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा अगर आपको पता हो सत्यम, जो सत्यम स्कैम हुआ था बेटा, उन्होंने यही किया था, विंडो ड्रेसिंग ही करी थी बच्चे। और यार मेरी बात सुनो, आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुई थी उसमें भी तो विंडो ड्रेसिंग ही हुई थी बच्चे, ठीक है। आपको मैं उसमें बताता हूँ, जैसे उसमें कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, उस इक्विपमेंट को खरीदा जा सकता था, मतलब बेवकूफों वाली विंडो ड्रेसिंग करी थी तभी वो पकड़े गए थे। उसमें अगर उसकी प्राइस, और मैं ये एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ, अगर 1 लाख है ना उसका एक्चुअल प्राइस, इन्होंने उसको बोला कि हमने उसको रेंट पे खरीदा 5 लाख, उसका एक्चुअल प्राइस 1 लाख है, मार्केट में आप खरीद के लेकर आ जाओगे इट विल कॉस्ट यू 1 लाख। आजा आजा बेटा आजा। बट इन्होंने बोला हमने खरीदा नहीं क्योंकि महंगा था, रेंट कितने का दिया सर? हमने 5 लाख। नहीं absurd, इन्होंने विंडो ड्रेसिंग करी थी, बाद में क्या हुआ? वो पकड़े गए। आइए बेटा देखिए, तो विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन व्हाट इट एक्चुअली इज बाय मैनिपुलेटिंग द, 1 लाख का 10 लाख दिखा दिया जी प्रॉफिट। ऑन अकाउंट ऑफ सच ए सिचुएशन, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या हो जाएगा? मे गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल एक्सटर्नल जो आपकी, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही डिपेंड हो रहा है, एक्सटर्नल एनालिसिस आपके, ठीक है ना। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विंडो ड्रेसिंग होगी तो जो एक्सटर्नल एनालिसिस होगा वो भी क्या होगा? विल नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इज दैट क्लियर? इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। कल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला चैप्टर, कृपया करके छुट्टी ना करें। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलिए बेटा, चलिए जी, आई एम क्लोजिंग द सेशन बेटा। अंकित जी हो गया जी आपका एक और चैप्टर, सेटिस्फाइड? हाँ जी सर। चलो जी ठीक है जी। हरमन